हेलो बच्चों, अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का आज आप लोगों का लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। और इस वीडियो लेक्चर में यानी हमारा ये 12वां लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का। यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है अपसामान्य अणु संख्य गुणधर्म और अपसामान्य अणु भार, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है अपसामान्य अणु संख्य गुणधर्म? इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं बच्चों, जितने भी गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, अणु संख्य गुणधर्म पढ़ा है, वो सभी सामान्य अणु संख्य गुणधर्म थे। अब हम लोग एबनॉर्मल यानी अपसामान्य अणु संख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और पढ़ लेते हैं कि अणु संख्य गुण किसे कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो आप समझ लीजिए कि किसी विलयन के वे गुण, ये भौतिक गुण है, किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। और 4 अणु संख्य गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। कौन कौन सा? परासरण दाब Pv = NHT, वाष्प दाब में अवनमन P0 - PS अपॉन P0। वाष्प दाब में ये आपेक्षिक अवनमन होता है। वाष्प दाब में अवनमन की अगर बात होगी तो यही P0 इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी P0 - PS = P0 इंटू n/n+1, n/n+n। इसी को चाहे तो अपॉन में लिख सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन del TB = 1000 × kb × स्मॉल w अपॉन m × कैपिटल W। हिमांक में अवनमन भी आप लोग पढ़ चुके, del TF = 1000 × kf × स्मॉल w अपॉन m × कैपिटल W। ये आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब ये समझिए कि ये वैल्यू कब बराबर होती है। 2 तरह की वैल्यू होती है बच्चों, एक होती है एक्सपेरिमेंटल और एक होते हैं कैलकुलेटिव। यानी एक होता है प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया प्रेक्षित मान और एक सूत्र द्वारा परिकलित मान। ये दोनों वैल्यू तब तक बराबर रहती है जब किसी विलयन में ऐसा विलेय पदार्थ घोला गया हो और वो विलयन में जाने के बाद न तो वियोजित होता है न ही संगुणित होता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान से इसको समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा बच्चों कि अगर कोई ऐसा विलेय पदार्थ है जिसे विलयन में घोला जाए तो न तो विलयन में वो वियोजित होता हो न ही संगुणित होता हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रेक्षित मान है यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर ही होगी। यही चीज मैंने यहां लिखा कि जनरली यानी सामान्यतः विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन के अणु संख्य गुणधर्म का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात किया गया प्रेक्षित मान यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सूत्र द्वारा परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर आता है। ये फिक्स होता है, जनरली ऐसा देखा गया। परंतु कुछ विलेय पदार्थों को घोलने पर विलयन के प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित प्रेक्षित अणु संख्य गुणधर्म का मान उनके सूत्र द्वारा परिकलित मान से कम या ज्यादा आते हैं। तो ऐसा विलेय पदार्थ जो कि विलयन में घोले जाने के बाद उसमें वियोजित होने की प्रवृत्ति हो या संगुणित होने की प्रवृत्ति हो, तो अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि विलेय में वियोजित या संगुणित होने की प्रवृत्ति है। इस वजह से पहले वियोजित नहीं हो रहा था, संगुणित नहीं हो रहा था, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही गुणधर्म को
ऐसे प्रयोगात्मक अणुसंख्य गुणधर्मों के मान को अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। कैसे? जब कोई ऐसा विलेय पदार्थ मिल गया, ऐसा विलेय पदार्थ विलयन में घोला गया जो वियोजित होने की प्रवृत्ति रखता हो, संगुणित होने की प्रवृत्ति रखता हो, तो उसका जो अणुसंख्य गुणधर्म का मान होगा, प्रयोगात्मक मान हो सकता है कि कैलकुलेटेड वैल्यू से यानी परिकलित मान से ज्यादा हो जाए या कम भी हो सकता है। इसमें दोनों का अलग अलग कंडीशन हम लोग बच्चों पढ़ेंगे और इसी में हम लोग वान हाफ फैक्टर या वान हाफ गुणांक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल भी है और पूरी तरह से समझने वाली चीज है, इसको अच्छे से आप समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों वान हाफ गुणांक। वान हाफ फैक्टर किसे कहते हैं? वान हाफ फैक्टर को समझना है तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, विलेय में अगर वियोजन की प्रवृत्ति है तो। अब आप समझिए कि यदि विलेय में वियोजन की प्रकृति है तो आप समझ लीजिए कि वो विलेय हमेशा विद्युत अपघट्य ही होगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य के अंदर वियोजित होने की टेंडेंसी, वियोजित होने की प्रवृत्ति होती है। तो समझिए, ऐसे सभी विलेय जो विलयन में वियोजित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्यों के विलयनों के अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान मतलब प्रायोगिक मान, उनके सूत्र द्वारा परिकलित मानों से बहुत अधिक आते हैं। तो बच्चों यही क्लियर हो जाता है कि ऐसे सभी विलेय जो विलयन में वियोजित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वो सारे विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके विलयनों के अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, प्रयोगात्मक मान, उनके सूत्र द्वारा परिकलित मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत अधिक आता है, क्योंकि वियोजन के बाद विलयन में कणों या अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, कणों या अणुओं की संख्या अधिक हो जाती है। इसी प्रकार आप यदि अपसामान्य अणुभार की बात करें तो यदि विलेय जब वियोजित हो जाता है तो कणों या अणुओं की संख्या में वृद्धि होने के बाद जो प्रेक्षित अणुभार होता है वो वास्तविक अणुभार से कम हो जाता है। जैसे आप समझिए कि प्रेक्षित या प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित अणुसंख्य गुणधर्म सूत्र द्वारा परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म से अधिक होता है। अब आप समझिए कि अणुसंख्य गुण जो होता है यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूलर वेट के यानी अणुभार के व्युत क्रमानुपाती है। तो आप सोचिए कि अगर प्रेक्षित या प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित अणुसंख्य गुण सूत्र द्वारा परिकलित अणुसंख्य गुण से अगर अधिक है और दोनों एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती हैं, तो जो प्रेक्षित अणुभार है वो कम हो जाएगा और वास्तविक अणुभार या सूत्र द्वारा परिकलित जो अणुभार होगा वो ज्यादा होगा। यही होता है अपसामान्य अणुसंख्य गुण और इसको कहते हैं अपसामान्य अणुभार। ऐसा कब होता है? जब विलेय में वियोजित होने की प्रवृत्ति होगी या संगुणित होने की प्रवृत्ति होगी। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों वियोजित होने की प्रवृत्ति। कैसे वान हाफ फैक्टर हम लोग निकालेंगे, किस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस पे वान हाफ फैक्टर की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वान हाफ फैक्टर को। मान लेते हैं कि जल में कोई विद्युत अपघट्य AX/BY है, तो ये विद्युत अपघट्य जल में वियोजित होगा तो कैसे टूटेगा? XA और ये जो यहां जो पोर्शन होता है जानते हैं इसका चार्ज हो जाता है, तो ये लिखेंगे Y प्लस YB का Y एटम है तो लिखेंगे YB और ये जो यहाँ पे है इसका एटोमिसिटी यानी परमाणुकता, इसका चार्ज हो जाएगा X-। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल A2B3 है, इसको अगर वियोजित करेंगे तो लिखेंगे 2A, 3 इसके ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 3+ और इसको लिखेंगे 3B और ये 2 इसकी परमाणुकता इसके ऊपर 2-। ऐसे हम लोग इसको तोड़ देते हैं। ये वियोजित हो गया। मान लेते हैं कि वियोजन से पहले इस विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या या कणों की संख्या या अणुओं की संख्या 1 है। वियोजन से पूर्व इनका वियोजन जब हुआ ही नहीं है तो इनका क्या होगा? 0 0।
वियोजन के बाद मान लेते हैं कि अल्फा वियोजन की मात्रा है, अल्फा वियोजित हो रहा है, तो ये अगर अल्फा वियोजित होगा तो ये भी अल्फा वियोजित होगा, लेकिन इसका y से मल्टीप्लाई है तो ये y अल्फा वियोजित होगा, ये x से मल्टीप्लाई है तो x अल्फा वियोजित होगा। वियोजन की मात्रा अल्फा है, मतलब 1 में से अल्फा निकल रहा है, वियोजित हो रहा है, तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, ये वियोजन के बाद की मात्रा है। अब देखिए आपको बताया जा चुका है कि जो प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वियोजन के बाद अणुओं की संख्या पर। तो वियोजन के बाद अणुओं की संख्या कितनी है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बची हुई मात्रा, और वियोजन के बाद ये बना है x अल्फा और y अल्फा, सबको जोड़ देंगे तो लिखा जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा, यही है वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। अब देखिए सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्या गुणधर्म जो होता है वो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी है बच्चों 1, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख देंगे 1। यह हो गया समीकरण 1, इसको कहेंगे समीकरण 2। अब यहां समझिए समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 से भाग दिया जाए तो जो भी अनुपात प्राप्त होगा उसी को बच्चों वान-टॉप गुणांक यानी आई बोलते हैं, वान-टॉप फैक्टर कहते हैं, यानी लिख सकते हैं वान-टॉप गुणांक आई इज इक्वल टू प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म अपॉन सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्या गुणधर्म। तो प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, जैसा कि समीकरण 1 में आप देख चुके। सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्या गुणधर्म वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या पर निर्भर है और ये कितना है 1, तो अपॉन लिख देंगे 1। बच्चों अभी हम लोग पहले भी पढ़े थे कि अणु संख्या गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जस्ट इसका अपोजिट, यानी जब वान-टॉप गुणांक इसके लिए अणुभार के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अणुभार के रिस्पेक्ट में अगर वान-टॉप गुणांक आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये सूत्र द्वारा परिकलित जो अणु संख्या गुण है वो ऊपर आ जाएगा, यानी सूत्र द्वारा परिकलित जिसको कहते हैं वास्तविक अणुभार ऊपर आ जाएगा और प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म यानी अणुभार नीचे आ जाएगा। तो लिखते हैं वान-टॉप गुणांक आई इज इक्वल टू वास्तविक अणुभार बटा में प्रेक्षित अणुभार। इस तरीके से आई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। और अब बच्चों हम लोग ज्ञात करेंगे आई और अल्फा में क्या संबंध होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल हम लोग इस बेस पर लगा सकते हैं और इस पर न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं। वान-टॉप फैक्टर और अल्फा में यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा में क्या संबंध है। आई और अल्फा में देखिए संबंध क्या है, आई इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा होता है। 1 को अगर हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे i माइनस 1, बचेगा क्या माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। i माइनस 1 इज इक्वल टू यहां लिखा जा सकता है। इसमें देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कॉमन ले लेते हैं अल्फा को। यदि हम लोग अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा x प्लस वाई माइनस 1, यही मिलेगा। यहां लिखा जा सकता है i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1। x प्लस वाई को हमने मान लिया n, तो बच्चों यहां से आप देखिए अल्फा इज इक्वल टू हो सकता है i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, यही है आई और अल्फा में संबंध। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक्सप्लेन करेंगे आई और अल्फा में क्या संबंध होता है। और बच्चों इसी में आप लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या है, n की वैल्यू है x प्लस वाई, अर्थात विद्युत अपघट्य के एक अणु के पूर्ण वियोजित होने पर प्रदान किए गए कुल आयनों की संख्या। मान लीजिए NaCl है, ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1 ये भी है 1 ये भी है, तो n इज इक्वल टू 2, यहां x और ये y। अब देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन MgCl2 है, टूटेगा Mg2 प्लस
और 2Cl माइनस। तो x के जगह पे कोफिशिएंट 1 है और y के जगह पे 2 है, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला बच्चों टॉपिक हमारा खत्म हो गया, विलेय में वियोजन की प्रवृत्ति। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विलेय में संगुणन की प्रवृत्ति क्या होती है। दूसरा टॉपिक है बच्चों विलेय में संगुणन की प्रकृति, यानी जब विलेय संगुणित होता है, संगुणन का मतलब एसोसिएशन होता है, वो जुड़ता है, तो विलयनों के जो अणु संख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो सूत्र द्वारा परिकलित मान से यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से कम हो जाती है। समझिए कि यदि विलेय में संगुणन की प्रवृत्ति होगी तो विलयन में संगुणित होने के बाद जो प्रेक्षित मान होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, सूत्र द्वारा परिकलित यानी कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा क्या होगी कम, क्योंकि संगुणन के बाद कणों या अणुओं की संख्या सामान्य संख्या से हमेशा क्या हो जाती है कम। वियोजित होगी तो कणों या अणुओं की संख्या में वृद्धि, लेकिन संगुणित होगी तो जुड़ेंगे तो कणों या अणुओं की संख्या में क्या हो जाएगी कमी हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि प्रेक्षित अणु संख्य गुणधर्म लेस देन होगा सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्य गुणधर्म के। चूंकि आप जानते हैं कि अणु संख्य गुणधर्म अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस वजह से ये कह सकते हैं इस संगुणित होने वाले कंडीशन में कि प्रेक्षित अणु भार वास्तविक अणु भार से हमेशा ज्यादा होगा, यानी वास्तविक अणु भार कम होगा। ये और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। मान लेते हैं कोई विलेय ए है जो विलयन में इस प्रकार संगुणित हो रहा है। ए के मोलों की संख्या हमने मान लिया n, तो ये a होल n हो गया संगुणित होने के बाद। संगुणन से पूर्व मान लिया इसके मोलों की संख्या 1 है, यहां संगुणन से पूर्व तो संगुणित हुआ नहीं, तो अभी क्या होगा 0। संगुणन के बाद क्या होगा, संगुणन के बाद मोलों की संख्या क्या होगी बच्चों, अगर हम लोग इसको अल्फा बाई एन मान ले, हम इसको अल्फा बाई एन क्यों, अल्फा भी मान सकते हैं, अल्फा बाई एन क्यों मान रहे हैं, यहां फायदा मिलेगा। देखिए 1 माइनस अल्फा बाई एन, जितना यहां मानोगे उतना ही इसमें से माइनस होगा, लेकिन इस ए का एन अणु वियोजित हो रहा था, एन अणु लिया गया था, तो इसका मल्टीप्लाई भी एन से होगा, ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा बच्चों अल्फा बाई एन। कैलकुलेशन में आपको सुविधा मिलेगी, इस वजह से इसको हम लोग ऐसा कर दिए। यानी कह सकते हैं कि संगुणन के बाद अणुओं की संख्या कितनी होगी, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या होगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये संगुणन के बाद अणुओं की संख्या है। और जहां अल्फा क्या है बच्चों, जहां अल्फा संगुणन की मात्रा, अल्फा को आप वियोजन की मात्रा भी कहते हो, लेकिन इसमें क्या कहोगे संगुणन की मात्रा, और जो n है वो क्या है, उस n को तथा n को संगुणन संख्या कहते हैं। n को संगुणन संख्या, कितने अणु उसके संगुणित हो रहे हैं संख्या कहते हैं। ये यहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसको आप लोग। अब देखिए बच्चों यहां पे उसी के अगला स्टेप है, प्रेक्षित अणु संख्य गुणधर्म संगुणन के बाद कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि कितना है संगुणन के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, इसको मान लिया समीकरण ए। सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्या गुणधर्म किस पर डिपेंड करता है, संगुणन के पूर्व कणों की संख्या पर, सेम उसी तरीके से जैसे आपने वियोजन में किया था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 के। समीकरण 2 हो गया। अब आप समीकरण 1 को 2 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा वांछित गुणांक, यानी I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म, जो कि बराबर है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन के, अपॉन सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्या गुणधर्म जो बराबर है 1 के। यानी हम लोग यहां लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये इसका
संबंध होता है आई और अल्फा में जब विलेय में संगुणित होने की प्रवृत्ति होगी तब। ये जस्ट उल्टा भी आप इसका कह सकते हैं कि आई वास्तविक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अणु संख्य गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट में बच्चों आप लोग लिखेंगे, पहला कंडीशन है I इज इक्वल टू 1, यानी वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू I 1 के बराबर कब होगी, जब विलेय न तो वियोजित होता है और न ही संगुणित, यानी विलेय में वियोजित या संगुणित होने की प्रवृत्ति नहीं होगी। विलेय न तो वियोजित होता है और न ही संगुणित होता है, तो हमेशा I इज इक्वल टू 1। I इज ग्रेटर देन 1, विलेय में वियोजन की प्रकृति होने पर, विलेय में अगर वियोजन की प्रकृति होगी तो हमेशा वांट हाफ फैक्टर I इज इक्वल टू I इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। I इज लेस देन 1, विलेय में संगुणित होने की प्रवृत्ति होगी तो संगुणित होने की प्रवृत्ति होने पर I इज लेस देन 1 होता है। ये तीनों कंडीशन बच्चों आप लोग याद रखेंगे। यहां पर हमारा वांट हाफ फैक्टर का जो टॉपिक है बच्चों वो समाप्त होता है। अब अगर आप देखिए कि यदि आपने वांट हाफ फैक्टर निकाल लिया, यानी विलेय में वियोजित या संगुणित होने की प्रवृत्ति है, तो अब आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें कैसे आप उसको रखेंगे, कैसे उसके मान को ज्ञात करेंगे, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं बच्चों। जैसे पहला अणु संख्य गुणधर्म था Pv इज इक्वल टू NHT, तो इसमें I से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यही बढ़ जाता है। और यही अगर वियोजित या संगुणित होने की प्रवृत्ति नहीं होता है तो I इज इक्वल टू 1। दूसरा P0 माइनस PS इज इक्वल टू P0 इंटू स्मॉल n अपॉन n प्लस n इंटू I कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा वाष्पदाब में अवनमन। तीसरा डेल TB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू कर देंगे I। चौथा डेल TF इज इक्वल टू हिमांक में अवनमन जिसको आप कहते हो स्मॉल w, यहां पे KF हो जाएगा अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू I। यानी अगर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, अब सामान्य अणु संख्य गुणधर्म होगा, तो सारे फार्मूले में I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप निकाल सकते हैं उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो इस पर अब हम लोग क्या है, एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल के बाद आपका ये वीडियो लेक्चर बच्चों समाप्त हो जाएगा। इस आधार पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल दिया है बच्चों सामने आपके, KCl के पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में इसके 7.45 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में इतना ग्राम विलयन का 300 केल्विन पर परासरण दाब दिया हुआ है 4.68। ये बच्चों आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रायोगिक वैल्यू है। KCl के वांट हाफ गुणांक यानी I निकालना है और वियोजन की मात्रा अल्फा निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है तो परासरण दाब की आपको कैलकुलेटिव Pv इज इक्वल टू NHT से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी ज्ञात करनी होगी, जो कैलकुलेशन वाली वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग Pn से भी या इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। परासरण दाब को पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पाई n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और n बाई भी लिख सकते हो ST, चूंकि यहां पे n इज इक्वल टू होता है W बाई M इंटू V इंटू S इंटू T। वैल्यू रखेंगे
यहां पर W कितना ग्राम है 7.45। KCl का अणुभार, KCl का अणुभार निकालेंगे 39 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 9 5 14 3 3 6 1 7 74.5 ये हो जाएगा। इंटू S की वैल्यू 0.0821 भी लिख सकते हो। टेम्परेचर कितना है बच्चों इसका 300 केल्विन। जब इसको सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 2.463 एटीएम। ये आपकी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हम लोग चाहेंगे तो परासरण दाब की कैलकुलेशन वाली वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, समझिए। यहां पर बच्चों देखिए आपको निकालना है I, तो I इज इक्वल टू क्या होता है प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म अपॉन सूत्र द्वारा परिकलित अणु संख्य गुणधर्म। अब यहां पे आप इसको लिख सकते हो पाई एक्सपेरिमेंटल अपॉन पाई कैलकुलेटेड या न्यूमेरिकल, क्योंकि अणु संख्य गुणधर्म यहां पे क्या है परासरण दाब है, तो इसमें जो प्रायोगिक वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे और कितना दिया है 4.68 एटीएम अपॉन 2.463, यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.90। ये होगी बच्चों आपकी I की वैल्यू। तो वांछित गुणांक तो निकल गया। अब आपको निकालना है वियोजन की मात्रा। तो I और अल्फा में संबंध मैंने बताया था बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब n की वैल्यू देखिए कैसे आएगी। KCl जब वियोजित होगा तो मिलेगा K प्लस एंड Cl माइनस, तो n इज इक्वल टू 1 मोल ये भी 1 मोल ये भी, यानी 1 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2। अल्फा निकालना है तो I की वैल्यू है 1 माइनस 1.90 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी आएगा 0.90। ये अल्फा की वैल्यू होगी। अल्फा प्रतिशत अगर निकालना है तो 0.90 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी अल्फा आपको पता है कि ये वैल्यू वियोजित हो रहा है तो वांछित फैक्टर हमेशा, यानी I की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। देखिए I की वैल्यू 1.90 I है। यहां से भी आप ये समझ सकते हैं कि सवाल जो हम लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं या नहीं। एक सवाल मैंने अभी बताया, इसको आप लोग नोट करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम जल में कितना ग्राम KCl मिलाया जाए कि इसका हिमांक अवनमन 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और KF के लिए दिया है 1.86। तो आप कैसे जानोगे बच्चों, मैं सिंपल मेथड बता दूं कैसे जानोगे कि इसमें I की जरूरत है, क्योंकि ऐसा सवाल तो आप लोग पहले भी कर चुके हो ग्लूकोज फ्रुक्रोज पे। यहां KCl है, जब देखना कि विद्युत अपघट्य अगर घोला जा रहा है तो यहां जरूर वियोजित होगा या संगुणित होगा, जरूर इसके अंदर वियोजित होने की प्रवृत्ति होगी। अगर वो विद्युत अपघट्य है तो जरूर वियोजित होगा, और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसके अंदर संगुणित होने की प्रवृत्ति होगी। संगुणन वाला भी मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा बच्चों, ठीक है। पहले इसको देखिए, यहां पे हम लोगों को देख I की वैल्यू कैसे फाइंड हो, क्योंकि फार्मूला हमारा बच्चों ये है डेल TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, यही हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले पर देखिए हम लोग क्या क्या दिया है। डेल TF दिया है 8 डिग्री सेल्सियस 1000, KF की वैल्यू दिया है 1.86, स्मॉल w हमें फाइंड करना है कितना ग्राम KCl मिलाया जाए, विलेय कितना ग्राम मिलाया जाएगा ये फाइंड करना है। अणुभार KCl का निकाल लेंगे, K का होता है 39 प्लस Cl का 35.5 यानी 74.5। कैपिटल W क्या होगा 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम इंटू I। अब I की वैल्यू इसमें तो फाइंड करना मुश्किल होगा बच्चों, तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे बस देख लीजिए।
जब भी कोई विद्युत अपघट्य दिया हो उसके लिए n की वैल्यू क्या है, वही I की वैल्यू होती है। यदि I निकालने का कोई मार्ग आपको नहीं दिख रहा है तो 1 ये, तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 + 1 = 2, यानी I = 2 रख देंगे। डेल TF होगा 8, 1000 इंटू 1.86 इंटू स्मॉल w अपॉन अणुभार होगा 74.5 गुणे कैपिटल W 1000 ये कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो स्मॉल w की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल w आएगा 160.2 ग्राम। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे दिए हैं साइड बुक में, एनसीईआरटी में भी कुछ न्यूमेरिकल 1-2 मिल सकते हैं इसके, लेकिन साइड बुक आप लगाओगे बच्चों के.एन. शर्मा या पी बहादुर से तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करा देता हूं जिसमें कि संगुणन वाली बात हो, ताकि आपको लगे कि नहीं दोनों टाइप के न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में आपको बता दिए गए हैं। बच्चों अब जो आपके सामने सवाल दिया है उसको आप ध्यान से एक बार पढ़िए। एक विलयन के 20 ग्राम बेंजीन में 0.2 ग्राम एसिटिक अम्ल CH3COOH घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.45 डिग्री सेल्सियस है। बेंजीन में एसिटिक अम्ल की संगुणन मात्रा यानी अल्फा की गणना कीजिए। क्वेश्चन में ही दिया है कि माना एसिटिक अम्ल द्विअणुक यानी डाइमर के रूप में है, यानी उसकी n की वैल्यू पहले ही बता दिया कि 2 है। यानी आप समझ लीजिए कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो संगुणन वाली बात जरूर आएगी, इसमें वियोजन वाली बात नहीं आएगी। Kf की वैल्यू दी गई है। तो पहले देखिए स्मॉल w कितना दिया है बच्चों, 0.2 ग्राम। कैपिटल W कितना दिया है, 20 ग्राम। Kf कितना दिया है, 5.12। डेल TF कितना दिया हुआ है, 0.45। फार्मूला लग देते हैं, डेल TF = 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन क्या लिखेंगे, m इंटू कैपिटल W। यहां से बच्चों हम लोग m की वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.45 1000 इंटू 5.12 0.2 अपॉन m की वैल्यू फाइंड करनी है और यह हो जाएगा आपका 20 ग्राम। यहाँ पे m = यदि आप फाइंड करोगे तो आपको m का मान बच्चों मिलेगा, ये m की जो वैल्यू होगी इसको आप कहते हो बच्चों प्रेक्षित अणुभार, यानी एक्सपेरिमेंटल जो आप निकाल रहे प्रेक्षित अणुभार कितना होगा इसका निकालने पर 113.78। ठीक, वास्तविक अणुभार कितना होता है बच्चों इसका, वास्तविक अणुभार बराबर CH3COOH का वास्तविक अणुभार ज्ञात कर लोगे तो आएगा बच्चों 60। तो अब आप जानते हो कि दोनों यदि अणुभार पता है तो आप I निकाल सकते हो, और I बराबर होता क्या है, वास्तविक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार। यहां से हम लोग निकाल लेंगे I की वैल्यू, और I कितना आएगा देखिए, वास्तविक अणुभार है 60 और 113.78 रख देंगे प्रेक्षित अणुभार। और बच्चों संगुणन की मात्रा यदि आपको अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो I और अल्फा में यही संबंध होता है 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n। इस वैल्यू से आप लोग निकालोगे तो I = आप रखोगे 60 अपॉन 113.78 = 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और n = क्या दिया है बच्चों 2, क्योंकि यहां बोल दिया गया कि एसिटिक अम्ल जो है द्विअणुक के रूप में है, यानी उसकी संगुणन मात्रा जो है वो अल्फा निकालने जा रहे हैं, लेकिन संगुणन की जो संख्या है n की वैल्यू वो 2 दी गई है। अब इसको यदि हम लोग कैलकुलेट कर देंगे बच्चों तो कैलकुलेशन के बाद, अब कैलकुलेशन इसको आप लोगों को करना होगा बच्चों, इसको इधर पक्षांतर करके इन दोनों का एलसीएम निकाल के अल्फा की वैल्यू आप निकालना, और अल्फा = आएगा 0.945, या अल्फा प्रतिशत निकालोगे 0.945 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो अल्फा परसेंटेज निकल जाएगा 94.5%। तो यहां पर I की वैल्यू
आप निकाल करके भी कर सकते हो, या यहाँ से आई की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यानी हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी इस सवाल में। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल बता दिए जो आई और अल्फा से रिलेटेड थे। बाकी न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे और नहीं आने पे क्या करेंगे, पूछेंगे। पहले पूरा वीडियो लेक्चर देख करके थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझ लेंगे और आपका ये विलेन चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब आएगा तो वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, एक्सरसाइज का। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे बच्चों, ठीक है। दैट्स ऑल।